एक छोटे शांत और पहाड़ी गांव में रहती थी एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी विधवा अनन्या। उसकी उम्र मुश्किल से 27-28 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में बसे दर्द की गहराई मानो उम्र से कहीं ज्यादा थी। गांव वाले कहते थे कि उसके पति की अचानक मौत के बाद वो भीतर से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। अनन्या का घर गांव के किनारे एक पुराने आम के पेड़ के पास था। लोग अक्सर कहते कि रात को वहां से अजीब सी रोशनी निकलती है, मानो कोई बैठकर कुछ लिख रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उस घर के पास जाएं। इसी गांव में रहते थे 3 बुजुर्ग, देवानंद एक पूर्व शिक्षक, गिरधारी एक रिटायर्ड सैनिक और रघुनाथ एक वैद्य। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उन्हें 3 स्तंभ कहते थे, लेकिन इन तीनों के दिल में एक ही सवाल चुभा रहता, अनन्या कभी किसी से मिलती क्यों नहीं? वो हर शाम घर से बाहर आकर पश्चिम की ओर क्यों देखती रहती है? एक दिन देवानंद ने कहा, इस लड़की के जीवन का दर्द हम बांट सकते हैं, लेकिन पहले यह जानना होगा कि उसके भीतर कौन सा तूफान दबा है। गिरधारी ने सहमति में सिर हिलाया, और शायद ये हमारी आखिरी सेवा होगी इस गांव के लिए। रघुनाथ बोला, पर सावधान रहना होगा, ये मामला उतना सरल नहीं जितना दिखता है। और इसी के साथ शुरू हुई एक कहानी, एक रहस्य जिसने इन तीनों बुजुर्गों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तीनों बुजुर्गों ने तय किया कि वे अनन्या के घर जाएंगे। वो दोपहर बहुत शांत थी, हवा भी जैसे थम गई थी। जब वे उसके घर पहुंचे, दरवाजा आधा खुला था। रघुनाथ ने धीरे से पुकारा, बिटिया अंदर आ सकते हैं क्या? कुछ पल बाद अनन्या बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी सतर्कता थी, जैसे किसी को पहचानने में दिक्कत हो रही हो या किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, हम बस हालचाल पूछने आए हैं। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन चेहरे की घबराहट नहीं छिपा सकी। उसने उन्हें पानी दिया। कमरे में एक पुराना ट्रंक रखा था, जिसके ताले पर ताजा खरोंचे थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोलने की कोशिश की हो। तीनों ने नोटिस किया पर चुप रहे। गिरधारी ने पूछा, तुम हमेशा अकेली रहती हो बेटा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बताना। अनन्या बस इतना बोली, धन्यवाद, पर मेरा काम मैं खुद कर लूंगी। उसका हर शब्द ऐसा था मानो वो अपने भीतर की पीड़ा को दीवार की तरह खड़ा कर रही हो। जाते समय देवानंद ने देखा कि अनन्या की कलाई पर हल्का सा नीला निशान था, कुछ ऐसा जैसे किसी ने कड़ा पकड़कर दबाया हो। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। अनन्या तुरंत हाथ पीछे कर बोली, जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर तीनों को समझ आ चुका था, इस लड़की की जिंदगी में कुछ तो है जो वो किसी से कह नहीं पा रही, और ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। रात को अनन्या के घर से आवाजें आती हैं, किसी आदमी का साया देखा गया है, क्या वो सच में विधवा है? तीनों बुजुर्गों को यह सब सुनकर चिंता हुई। वे समझते थे कि गांव की अफवाहें अक्सर सच से ज्यादा जहरीली होती हैं, पर इन अफवाहों में कुछ अजीब था। हर कोई मानो कुछ छिपा रहा था। एक रात गिरधारी ने कहा, मैंने कल अनन्या के घर के पास किसी को खड़ा देखा, लंबा और चेहरे पर कुछ अंधेरा सा। रघुनाथ तुरंत बोला, यह मामला सिर्फ सहानुभूति का नहीं रहा, यह सुरक्षा का मामला हो सकता है। देवानंद चिंतित था, क्या उसके ट्रंक में कुछ ऐसा है जिसे कोई चाहता है या उसे कोई धमका रहा है? गांव की बुजुर्ग औरतें कहती, उसके पति की मौत अचानक कैसे हो गई, कोई नहीं जानता, शायद उसी से जुड़ा राज हो। तीनों दोस्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जब तक रहस्य सुलझाया न जाए अनन्या अकेली नहीं छोड़ी जानी चाहिए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस साये से वे डर रहे थे वो उनसे कहीं ज्यादा करीब था। अनन्या रात को शायद ही सोती थी। वो खिड़की के पास बैठी रहती और सड़क पर नजरें गड़ाए रहती। कभी कभी वो किसी अंधेरे कोने को देखकर कांप जाती। उसकी रातें किसी अदृश्य खौफ से भरी थीं। एक रात देवानंद चुपके से उसके घर के पास पहुंचा। उसने देखा अनन्या ट्रंक खोल रही थी। अंदर से पुराने पत्र, एक टूटी घड़ी और एक पेंडेंट जैसा कुछ निकला। वो पेंडेंट देखकर अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। देवानंद समझ गया, ये राज सिर्फ दुख का नहीं, मौत का भी हो सकता है। लेकिन अचानक उसे कदमों की आवाज आई, किसी आदमी के भारी जूते। देवानंद पेड़ के पीछे छिप गया। एक काला साया अनन्या के घर की तरफ बढ़ा। अनन्या ने ट्रंक तुरंत बंद किया, कमरा अंधेरा कर दिया। देवानंद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो साया दरवाजे तक आया, कुछ देर रुका
और फिर वापस चला गया। देवानंद समझ गया अनन्या पर नजर रखी जा रही है। ये खेल खतरनाक हो चुका था। अगले दिन तीनों ने अनन्या को बुलाकर पूछा, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? अनन्या ने बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर बोली, कुछ लोग मेरे पति की मौत के पीछे की चीजें जानते हैं और मुझे डर है कि वो मेरे पीछे आएंगे। रघुनाथ ने पूछा, क्या तुम्हारे पति की मौत हादसा नहीं थी? अनन्या ने आंखें झुका लीं। हादसा या हत्या मुझे नहीं पता। कमरे में खामोशी छा गई। देवानंद ने धीरे से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे जो भी हो। अनन्या पहली बार कुछ शांत दिखाई दी, लेकिन उसके अगले शब्दों ने तीनों को हिला दिया। अगर मैं सच बता दूं तो शायद आपकी जान भी खतरे में पड़ जाए। और तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तीनों बुजुर्ग खड़े हो गए और कहानी का असली खेल अब शुरू होने वाला था। दस्तक इतनी जोर की थी कि अनन्या की सांसें थम गईं। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर समझ गए, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। गिरधारी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, केवल हवा की तेज आवाज और जमीन पर पड़ा एक मुड़ा हुआ कागज। देवानंद ने कागज उठाकर खोला। उसमें बस 3 शब्द लिखे थे, सच मत खोलना। लिखावट अजीब थी, जैसे जल्दबाजी में और डर के माहौल में लिखी गई हो। अनन्या ये पढ़कर कांप गई। ये लोग वापस आ गए। उसके गले से आवाज मुश्किल से निकली। रघुनाथ ने पूछा, कौन लोग? अनन्या ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरे पति रोहन एक व्यापारिक सौदे के चक्कर में फंस गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, और उसी रात उनकी मौत हो गई। किसी ने इसे हादसा कहा, लेकिन मुझे पता है उन्हें चुप कराया गया था। तीनों बुजुर्ग आंखों से एक दूसरे को संदेश देने लगे, ये मामला बहुत गहरा है। गिरधारी ने कहा, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन उसी शाम जब वे वापस जा रहे थे, दूर से फिर रही काला सा साया दिखाई दिया। साये ने उन्हें जाते हुए गौर से देखा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। देवानंद ने धीमी आवाज में कहा, यह मामला अब धमकी से आगे बढ़ चुका है, हमें रणनीति बनानी होगी। गांव की रातें पहले शांत थीं, लेकिन अब हवा में डर तैरने लगा था। कहीं कोई अनजानी नजर हर वक्त अनन्या के घर की तरफ लगी रहती। तीनों बुजुर्ग जानते थे, ये खेल अब जानलेवा मोड़ लेने वाला है। अगले दिन तीनों बुजुर्ग अनन्या के घर पहुंचे। अनन्या थकी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप डरेंगे नहीं। रघुनाथ ने हल्की मुस्कान दी। हम तीनों उम्र भर डर को हराते आए हैं, तुम बस बोलो। अनन्या ट्रंक के पास गई और उसमें से एक पुराना पेंडेंट निकाला। यह रोहन का पेंडेंट है, इसके अंदर एक चिप छुपी है। रोहन ने कहा था, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो इसे पुलिस तक पहुंचाना। गिरधारी चौंक गया, मतलब ये कोई साधारण हादसा नहीं था। अनन्या ने सिर हिलाया। रोहन ने कुछ दस्तावेज भी इकट्ठे किए थे, और शायद उन्हीं लोगों को लगता है कि वो दस्तावेज मेरे पास हैं, इसलिए वो मुझे डराते रहते हैं ताकि मैं गांव छोड़ जाऊं। रघुनाथ ने कहा, क्या तुमने ये सबूत किसी को दिखाया है? नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन आप तीनों पर है। तीनों बुजुर्गों की आंखों में जिम्मेदारी उतर आई। देवानंद ने कहा, हमें चिप की जांच करवानी होगी और यह पता लगाना होगा कि रोहन किस साजिश में फंस गया था। लेकिन तभी खिड़की से अचानक एक पत्थर अंदर गिरा। पत्थर से बंधा एक कागज, उसमें लिखा था, जो सबूत तुम्हारे पास है वो हमारा है, आखिरी चेतावनी। गिरधारी ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, दूर वही काला साया पेड़ के पीछे खड़ा था। तीनों समझ गए, अब सच छिपाना नहीं, सच बचाना जरूरी है। तीनों बुजुर्गों ने तय किया कि अब अनन्या की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक ठोस योजना बनाई। देवानंद तकनीकी चीजों में थोड़ा बहुत जानकार था। उसने चिप को अपने पुराने लैपटॉप में जोड़कर देखने की कोशिश की। चिप में फाइलें एनक्रिप्टेड थीं, लेकिन कुछ फोटो और दस्तावेज खुल गए, और उन फोटोज में वही लंबा आदमी था जो रात में अनन्या के घर के आसपास दिखाई देता था। मतलब ये व्यक्ति सिर्फ डराने नहीं, सबूत खत्म करने आया है। देवानंद ने गंभीर आवाज में कहा। गिरधारी, जो कभी सेना में रहा था, उसने रात की निगरानी अपने हाथ में ले ली। वो हर रात अनन्या के घर के पास छिपकर पहरा देने लगा। इधर रघुनाथ गांव वालों की बातों पर नजर रख रहा था।
अचानक उसे पता चला गांव में कुछ नए चेहरे आए हैं जो खुद को व्यापारी बताते हैं, लेकिन उनके पास असल में कोई सामान या गाड़ी नहीं थी। उस रात हवा बहुत तेज थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गिरधारी पेड़ की ओट में बैठा था। अचानक उसने देखा 2 आदमी चुपके से अनन्या के घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में कुछ लोहे की चीजें थीं, शायद हथियार। गिरधारी ने तुरंत देवानंद और रघुनाथ को इशारा किया। अनन्या घर के अंदर डर से जमी हुई थी, लेकिन तीनों बुजुर्ग बाहर खड़े हो गए, जैसे किसी दरवाजे के 3 मजबूत पहरेदार। दोनों आदमी पास आने ही वाले थे कि गिरधारी ने जोर से आवाज दी, अरे क्या ढूंढ रहे हो? दोनों आदमी ठिठक गए। उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा था। रघुनाथ बुदबुदाया, आज रात कुछ होने वाला है। और वाकई रात एक बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह देवानंद उस चिप को खोलने में सफल हो गया, और जो सामने आया उसने तीनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। फाइलों में एक पूरे घोटाले के सबूत थे, काले पैसों का लेन देन, अवैध जमीन कब्जा, और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सब में शामिल था गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम। देवानंद ने घबराकर कहा, यह तो बड़ा खेल है। अनन्या को इसलिए धमकाया जा रहा है ताकि वो चिप सौंप दे। गिरधारी ने भौहें तलेकर कहा, अगर ये नाम गांव का है तो इसका मतलब अंदर का ही कोई हमारा पीछा कर रहा है। रघुनाथ ने तुरंत कहा, और शायद वही काला साया भी गांव का है, बाहर ही नहीं। तीनों ने तय किया कि वे सीधे अनन्या से बात करेंगे। अनन्या ने फाइलें देखकर कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पति को खत्म किया। रोहन इन्हें उजागर करने वाला था। अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। गिरधारी बाहर दौड़ा और देखा एक आदमी छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने दौड़कर उसे पकड़ा, और जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसका मन सुन्न हो गया। वो आदमी कोई बाहरी नहीं था, वो था पंडित हरनाम, गांव का सबसे भरोसेमंद, शांत और सभी का सम्मानित व्यक्ति। देवानंद चिल्लाया, तुम अनन्या को डराते थे? हरनाम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस आदेश मान रहा था। किसके आदेश? गिरधारी गरजा। कुछ देर की चुप्पी के बाद हरनाम बोला, मुखिया साहब, गांव के नेता। तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब सब कुछ साफ हो चुका था। रात गहन थी, आकाश में कोई तारा नहीं। ऐसा वातावरण जैसे खुद प्रकृति किसी महासच के उजागर होने का इंतजार कर रही हो। अनन्या के घर के पास तीनों बुजुर्ग और अनन्या बैठकर तय कर रहे थे कि चिप पुलिस तक पहुंचे कैसे। तभी अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। गांव के मुखिया और उसके 4 आदमी हथियार लेकर घर के सामने खड़े थे। मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, अनन्या, वो चिप दे दो, नहीं तो ये बुजुर्ग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। गिरधारी आगे आकर बोला, हम जिंदा रहने नहीं, सही काम करने आए हैं, पहले खुद के गिरेबान में झांक ले। मुखिया ने हंसते हुए कहा, तुम 3 बूढ़े क्या कर लोगे? रघुनाथ ने सीटी बजाई। अंधेरे से कई ग्रामीण बाहर आ गए। वे सब पहले से बुलाए गए थे। तीनों बुजुर्गों ने गांव को सच दिखाने का फैसला कर लिया था। एक ग्रामीण बोला, मुखिया जी, अब आपका सच हमें पता चल चुका है। मुखिया के आदमी डर गए। गिरधारी ने मुखिया का हाथ पकड़कर कहा, आज कानून और गांव दोनों तुम्हारे खिलाफ है। मुखिया भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच देवानंद ने पुलिस को सबूत भेज दिए। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और मुखिया व उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनन्या की आंखों में राहत के आंसू आ गए, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने चिप देखकर कहा, यह चिप जिस व्यक्ति ने बनाई थी वो मरा नहीं है। अनन्या स्तब्ध रह गई। क्या रोहन जिंदा है? इंस्पेक्टर ने कहा, हमें एक झील के पास एक घायल आदमी मिला था जिसने अपना नाम नहीं बताया था। अब लगता है वही तुम्हारे पति हैं। अनन्या के पैरों से जमीन खिसक गई। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कहानी यहां खत्म हुई दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।